हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 8 जून 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए कोशिश करेंगे कि वीडियो जल्दी समाप्त हो जाए। बस आप सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आज करंट अफेयर के हैं, जिनमें हम 20 करंट अफेयर क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने? तो 20 करंट अफेयर क्वेश्चन करेंगे। और इसमें आप सभी को बस इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, ठीक है, कि वीडियो कैसी बनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 7 जून के यानी कल के करंट अफेयर क्वेश्चन को, फिर आज के करंट अफेयर को। तो दोनों करंट अफेयर क्वेश्चन आज के ही दिन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम 7 जून के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनीता विलियम बनी है। इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो स्टार लाइनर्स जो कंपनी है, स्टार लाइनर्स अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली अगर पूछे कौन बनी है तो ये बनी है सुनीता विलियम। कौन बनी है? तो सुनीता विलियम बनी है, ये आपको याद रख लेना है। और यह अंतरिक्ष यान अगर पूछे किस कंपनी का है तो यह बोइंग कंपनी का है। किसका? बोइंग कंपनी का है, ये आपको याद रख लेना है। और यह कंपनी अगर पूछे कहाँ की है तो यह USA की कंपनी है, ये आपको साथ में याद रख लेना है, ठीक है। तो यह स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स है। और इनके साथ साथ अगर पूछे पुरुष में कौन है तो बेरी बेलमोर है। कौन है? बेरी बेलमोर हैं, ये भी इनके साथ हैं, ये आपको याद रखना है। तो दो लोग हैं, सुनीता विलियम्स और बेरी बेलमोर हैं। तो ये दोनों स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। और ये क्या है, ये कहाँ की हैं? तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। कौन है? भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, ये आपको याद रखना है। और इस यान के द्वारा स्टार लाइनर के द्वारा ये दोनों कहाँ जाएंगे? अंतरिक्ष में जाएंगे। और फिर इसके बाद अंतरिक्ष में जाएंगे ऊपर, और फिर इसके बाद इनको नीचे भी लाना है, ठीक है। तो ये आपको दोनों कार्य किया जाएगा। स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के द्वारा इन्हें ऊपर पहले अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, फिर नीचे लाया जाएगा। तो स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुनीता विलियम्स बनी है, ये आपको याद रख लेना है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये कौन है? तो ये है सुनीता विलियम्स जी, और इनके साथ साथ कौन है? तो बेरी बेलमोर जी, ठीक है। तो पीछे इनकी कंपनी है बोइंग कंपनी। नेक्स्ट अब देखते हैं, 3 प्रश्न आप सभी को याद रख लेना है। जैसे वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ये कौन है? वैलेंटीना तेरेस्कोवा कौन है? तो ये पहली महिला हैं जो अंतरिक्ष में गई थी, पहली महिला हैं जो अंतरिक्ष में गई थी। और ये कब गई थी? तो 1963 में गई थी। कब गई थी? तो 1963 में गई थी। और यूरी गागरिन कौन है? तो ये पहले पर्सन हैं, ये कह सकते हैं ये पहले पर्सन हैं जो अंतरिक्ष में गए थे। और ये दोनों अगर पूछे किस देश से हैं तो ये दोनों रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं। और यूरी गागरिन कब गए थे? तो ये गए थे 12 अप्रैल 1961 को। ये कब गए थे? तो 12 अप्रैल 1961 को गए थे, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद अगर बात करें कि अभी हाल ही में गोपी थोडकुरा जी, अभी हाल ही में गोपी थोडकुरा जी एकमात्र भारतीय हैं जो अभी हाल फिलहाल में कहाँ गए हैं? स्पेस टूरिस्ट पर गए हैं, यानी कि स्पेस अंतरिक्ष में घूमने गए हैं, ये आपको याद रख लेना। कहाँ गए हैं? स्पेस टूरिस्ट पर घूमने गए हैं, ये आपको याद रख लेना है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन, तो ये आपको याद रख लेना। तो तीनों को याद रखना है। वैलेंटीना तेरेस्कोवा ये पहली महिला हैं जो अंतरिक्ष में गई थी 1963 में। यूरी गागरिन ये पहले पुरुष हैं सॉरी। और ये कब गए थे? तो 12 अप्रैल 1961 को गए थे। दोनों लोग कहाँ के हैं? रूस के हैं। और गोपी थोडकुरा जी ये भी हाल ही में अंतरिक्ष टूरिज्म पर घूमने गए हैं, तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें तो प्रश्न हमारा है दूसरा, हाल ही में बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन की घोषणा कहाँ हुई है? बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस की अगर पूछे घोषणा कहाँ पर की गई है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, USA में हो जाएगा। इसका गठन क्यों किया गया है? तो बायोफार्मास्यूटिकल का गठन इसलिए किया गया है कि कभी देखते हैं जैसे कोरोना के टाइम में या फिर किसी आपातकाल कोई बीमारी आ जाती है, तो उस कंडीशन में दवाओं को पहुंचाना एक देश से दूसरे देश में, यानी कि आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करना। जो दवाओं का आपूर्ति श्रृंखला है उसको बेहतर करने के लिए
फार्मास्यूटिकल गठबंधन की शुरुआत की गई है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। और इसकी अगर पूछे बैठक कहाँ हुई है तो इसकी पहली बैठक हो रही है कहाँ पर, तो सैन डियागो में। कहाँ, सैन डियागो में इसकी बैठक हो रही है, जो कि कहाँ पर है, तो यह यूएसए का एक प्रांत है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें अगर पूछे इस गठबंधन में जो है कौन कौन हेल्प करने वाला है, तो इसमें जो है इंडिया, इसमें जो है कौन है, तो इंडिया है, ये आपको इंडिया है, और इसके साथ साथ यूएसए इसमें हेल्प कर रहा है, और साथ में कौन है, साउथ कोरिया और जापान, ठीक है। तो ये इतने 5 देश हैं, कौन को 4 देश हैं, साउथ कोरिया, जापान, यूएसए और इंडिया, ये 4 देश हैं, और एक संगठन है कौन है, ईयू यानी यूरोपियन यूनियन। तो ये 5 जो है देश मिलकर जो है फार्मास्यूटिकल गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए यह शुरू किए हैं, और इसकी घोषणा सैन डियागो यूएसए में इसकी पहली बैठक हो रही है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल के लिए गठबंधन कहाँ हो रहा है, यानी बैठक यूएसए में हो रहा है। नेक्स्ट अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी देखेंगे। यूरोपियन यूनियन की अगर पूछे स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। किस संधि के माध्यम से, तो रोम की संधि से इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, तो रोम की संधि से इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें अगर पूछे वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, तो इसमें टोटल 27 सदस्य देश हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स में है। कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। किसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछे कि इसकी मुद्रा का, ईयू की मुद्रा का क्या नाम है, तो इसकी मुद्रा का नाम है यूरो। इसकी मुद्रा का क्या नाम है, तो इसकी मुद्रा का नाम है यूरो, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 2-3 संगठनों के बारे में देख लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल में इसमें नवीनतम सदस्य देश कौन से जुड़े हैं। I2U2 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आई से हो जाएगा इंडिया, आई से हो जाएगा इंडिया, और 2 है मतलब 2 बार आई से रहेगा, तो इंडिया और इजराइल कौन हो जाएगा, इंडिया और इजराइल इसमें है। और साथ साथ यू 2 बार है, तो यूएस से एक हो जाएगा, और दूसरा U2 2 बार मतलब 2 बार यू जो रहेगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, UAE हो जाएगा, UAE हो जाएगा। और क्वाड में अगर पूछे कौन से देश शामिल हैं, तो क्वाड में शामिल हैं इंडिया, क्वाड में इंडिया, जापान, अमेरिका और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देश शामिल हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इसमें शामिल है। और इन 4 देशों के जो अभ्यास करते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको मालाबार अभ्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको मालाबार अभ्यास कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अभी जो है फिलहाल में अगर देखा जाए तो G20 में जो 21वां सदस्य देश शामिल हुआ है उसका क्या नाम है, तो 21वां सदस्य देश शामिल हुआ है अफ्रीकन यूनियन। कौन शामिल हुआ, अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। और अफ्रीकन यूनियन का अगर मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अदिस अबाबा में है। कहाँ है, अदिस अबाबा में इसकी राजधानी है, अदिस अबाबा में इसकी राजधानी है, ये आपको याद रख लेना है। और यह जो है अगर पूछे किसकी राजधानी है, तो इथियोपिया की राजधानी है, जो कि एक अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसके बाद अगर बात करें आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है, तो आसियान का 11वां सदस्य देश बना है तिमोर लिस्ते। कौन बना है, तिमोर लिस्ते जो है इसका 11वां देश बना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है SCO का 9वां सदस्य देश कौन बना है, तो SCO का 9वां सदस्य देश बना है ईरान। कौन बना है, तो ईरान बना है। इसके बाद नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है, तो 32वां बना है स्वीडन। कौन बना है, स्वीडन बना है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, 32वां देश स्वीडन बना है। अगर पूछे 31वां देश कौन बना है, तो यह था फिनलैंड, ठीक है। कौन था, तो फिनलैंड जो है इसका 31वां देश था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरे प्रश्न के बारे में देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन अनथिंकेबल का संबंध किससे है, तो अनथिंकेबल का संबंध किससे है, तो इस ऑपरेशन का संबंध हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस से यह संबंधित है। यह ऑपरेशन क्यों शुरू किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावनाएं अगर कहीं से बनती हैं तो यूएसए और रूस से बनने वाली हैं, ठीक है। कहाँ से, तो यूएसए और रूस से जो है तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं दिख रही हैं। तो उसके लिए रूस ने क्या शुरू किया है, ऑपरेशन अनथिंकेबल शुरू किया है। रूस ने इसमें कहा है, इसका अगर पूछे अर्थ पहले क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सोच से परे। इसका अर्थ क्या होता है, सोच से परे, इसका यह अर्थ होता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है क्या कहा गया है, इसमें रूस ने कहा है
कि जो देश हमारे खिलाफ जो है परमाणु क्षमता को मतलब परमाणु हथियार हमारे खिलाफ जो यूज करना चाहते हैं, उनमें 3 देश सबसे ज़्यादा मतलब दिखाई दे रहे हैं। एक तो दिखाई दे रहा है रूस के खिलाफ जो है परमाणु हमला करने में USA, इसके बाद इसके साथ साथ और USA का अगर जो इसका साथ देने के लिए कौन है तो UK यानी लंदन, और एक फ्रांस है। ठीक है, तो कौन है तो फ्रांस है, ये आपको याद रखना है। तो ये 2 देश को, इन 2 देशों के लेकर रूस ने क्या अपनी राय दी है। इसने कहा है कि जो ये परमाणु क्षमता को विकसित कर रहे हैं, तो मैं जो है इनको अपनी एक छोटी सी मतलब मैं इनको इस तरह से समाप्त कर दूंगा कि ये सोच भी नहीं सकते, मतलब इनकी सोच से परे हैं। मेरे पास इस प्रकार की क्षमता है, परमाणु क्षमता है कि इनको मैं 1 सेकंड में समाप्त कर दूंगा। ठीक है, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में इन दोनों देशों को मैं समाप्त कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों देश अभी ज़्यादा उछल रहे हैं रूस को लेकर। तो रूस ने इनके लिए जो है ऑपरेशन अनथिंकेबल शुरू किया, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, और इसमें जो है इसी जो है मिशन के ऑपरेशन के तहत USA ने रूस ने क्या कहा है अमेरिका को लेकर कहा है कि अमेरिका का मैं विनाश कर दूंगा। तो ये भी जो है टिप्पणी किसके लिए किया गया है? USA के लिए किया गया है। और सोच से परे ये शब्द जो है इसके UK और फ्रांस के लिए यूज किया गया है। तो ऑपरेशन अनथिंकेबल किसके लिए शुरू किया गया है? रूस ने शुरू किया है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगर देखें ऑपरेशन अनथिंकेबल किसने शुरू किया? रूस ने। अब रूस की राजधानी के बारे में थोड़ी सी रूस के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो रूस की राजधानी का क्या नाम है? तो मास्को जो है इसकी राजधानी का नाम है। वहीं बात करें इसकी मुद्रा का क्या नाम है? तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। क्या नाम है? तो रूबल इसकी मुद्रा का नाम है। और यहाँ की जो संसद है उसे क्या बोलते हैं? तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। क्या नाम है? ड्यूमा यहाँ की संसद है। डाइट ध्यान में ना रखें, डाइट जो है अगर कहाँ की संसद का नाम है तो यह जो है जापान की संसद का नाम है। PM यहाँ पे कौन है? तो मिखाइल मिशुस्तिन है। कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जबकि राष्ट्रपति तो सभी को पता है कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें रूस जो है 2 महाद्वीप में फैला है, एक तो एशिया और दूसरा यूरोप। तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वह रूस है। तो ये सभी जानकारी हमें एक साथ याद रखनी है। नेक्स्ट अगर पूछे कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन अभी जो चलाए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत ने कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाया है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे ऑपरेशन इंद्रावती भारत ने किस देश में शुरू किया था? तो यह हैती में शुरू किया था। तो हैती में जो भारतीय थे उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ शुरू किया गया? हैती में। ऑपरेशन अजय कहाँ शुरू किया गया था? तो इजराइल में जो भारतीय फंसे थे उनको बाहर निकालने के लिए शुरू किया गया था। कावेरी यह दक्षिणी सूडान में, कहाँ? दक्षिणी सूडान में यह शुरू किया गया था। करुणा जो है कहाँ शुरू किया गया था? तो म्यांमार में करुणा शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा अभ्यास है गंगा। तो ऑपरेशन गंगा जो है रूस और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो यह शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन गंगा कहाँ शुरू किया गया था? यूक्रेन में शुरू किया गया था। और ऑपरेशन दोस्त अभी जो है तुर्की और सीरिया में जो है अभी जो है क्या हुआ था? तुर्की और सीरिया में भी कुछ दिनों पहले जो है भूकंप आया था। तो यहाँ पे जो है लोगों की मदद करने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखें। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS और एयर प्रवाह ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने शुरू किया है, एयर प्रवाह ऐप्स को विकसित किया है और उसके साथ साथ जो है AQAIMS भी शुरू किया है। तो इसके बारे में अगर थोड़ी सी व्याख्या करें तो इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय को जो है क्या बोलते हैं? इसे माइटी भी बोलते हैं, MITY, इसे माइटी भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय इसका फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा भी में क्या शुरू किया गया है? तो एयर प्रवाह ऐप शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है? एयर प्रवाह ऐप शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, और इसका कार्य अगर पूछे क्या है तो इसका कार्य है वायु गुणवत्ता को सुधारना, यानी वायु गुणवत्ता निगरानी को अच्छी बेहतर सुविधा बनाना, यानी कि वायु गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए एयर प्रवाह ऐप शुरू किया गया है। ये आपको याद रख लेना है। और इसी एयर प्रवाह की निगरानी करने के लिए क्या शुरू किया गया है? तो स्वदेशी वायु गुणवत्ता शुरू किया गया है। स्वदेशी वायु गुणवत्ता को किसके लिए शुरू किया गया है? तो एयर प्रवाह को जो है देखने के लिए कि इसकी वायु गुणवत्ता किस प्रकार की है। तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? एयर प्रवाह ऐप। तो इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण ऐप के बारे में देख लेते हैं, जैसे सक्षम ऐप, सुविधा पोर्टल,
YC मतलब नो योर कैंडिडेट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है नो योर कैंडिडेट, और साथ में स्वीप। तो ये चारों अगर पोर्टल पूछे किसने शुरू किया है, तो ये चारों पोर्टल शुरू किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसने शुरू किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष अगर पूछे वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार हैं। कौन है? तो राजीव कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और 2 और उपाध्यक्ष होते हैं जिनका नाम है, आप पूरा नाम ना याद रखें, एक का नाम ज्ञान याद रख लें और दूसरे का नाम सुख याद रख लें, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी 3 जो है, इनमें 3 अध्यक्ष होते हैं, एक मुख्य अध्यक्ष होते हैं और 2 उपाध्यक्ष की तरह होते हैं, तो आपको याद रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पोर्टल की बात करें, सुस्वागतम पोर्टल किसने शुरू किया है, तो यह पोर्टल शुरू किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सारथी ऐप 2.0 अभी हाल ही में किसने शुरू किया है, तो आप सभी को पता है, इसने यह शुरू किया है सेबी ने। और अगर सेबी का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो सेबी का मुख्यालय है लखनऊ में, ये भी आपको याद रख लेना है। और सेबी का अगर पूछे कार्य क्या है, तो शेयर मार्केट को कंट्रोल करना। स्वाति पोर्टल जो है किसके लिए शुरू किया गया था, तो यह महिलाओं के लिए शुरू किया गया था, यानी कि महिलाओं को जो है किस श्रेणी में, तो स्टेम श्रेणी में बढ़ावा देने के लिए। किस श्रेणी में, तो स्टेम, एस से हो जाएगा साइंस, टी से हो जाएगा टेक यानी कि जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र है, ई से हो जाएगा इंजीनियरिंग और एम से हो जाएगा मैथमेटिक्स। तो महिलाओं को स्टेम की श्रेणी में बढ़ावा देने के लिए स्वाति पोर्टल शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा है 5वां प्रश्न, हाल ही में पहला इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे पर स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम कहाँ आयोजित हुआ है, तो पहला इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे पर स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर में। इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक यह जो है क्यों शुरू किया गया है, इसको शुरू किया गया है कम लागत के साथ जो है, कम लागत के साथ जो है हरित क्रांति लाना। तो कम लागत के साथ जो है हरित क्रांति लाना या हरित तकनीकी का प्रयोग करना, कम लागत के साथ हरित तकनीकी का प्रयोग करना। इसके लिए जो है स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम की बैठक कहाँ की गई है, तो यह सिंगापुर में की गई है। कहाँ पर, तो इसकी बैठक कहाँ पे की गई है, तो सिंगापुर में की गई है। और अगर मैं बात करूँ सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस बोंग। कौन है, तो लॉरेंस बोंग जो है, एक सेकेंड, कौन है, तो लॉरेंस बोंग जो है यहाँ के पीएम है, ये भी आपको याद रख लेना है। और इसकी बैठक जो है अगर पूछे किसके द्वारा कराई जा रही है, तो स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम की बैठक किसके द्वारा कराई जा रही है, तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के द्वारा इसकी बैठक कराई जा रही है, ये आपको याद रख लेना है। यानी कि इंडो मतलब इंडिया के साथ जो हिंद महासागर की सीमा लगती है, और बहुत से देश जो हिंद महासागर के आसपास के देश जो हिंद महासागर से सीमा लगती है वो इसमें शामिल हैं, और जो प्रशांत महासागर के आसपास के देश हैं वो भी इसमें शामिल हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के आसपास के देश जो शामिल हैं वो इस बैठक में भाग लेते हैं, और वो सभी मिलकर जो है कम लागत के साथ जो है हरित तकनीकी का विकास करना, यानी पर्यावरण संतुलन बना रहे। तो ये आपको याद रख लेना है। इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे पर स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम कहाँ शुरू किया गया है, सिंगापुर में शुरू किया गया है। अगर बात करें कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो है फ्रेमवर्क की स्थापना कब की जाती है, तो इसकी स्थापना की जाती है 2022 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसके लिए अगर पूछे जो है फंड कौन जारी कर रहा है, तो इसके लिए फंड कौन कौन से देश देंगे, तो कम लागत के लिए हरित क्रांति विकसित करना, और इसके लिए जो है फंड जारी किया जाएगा। और इसमें फंड कौन देगा, तो इसमें फंड जो है 4 देश देने वाले हैं। एक तो देगा USA, कौन देगा, USA। दूसरा कौन देने वाला है, तो ऑस्ट्रेलिया देगा। और तीसरा कौन देगा, तो तीसरा देश इसमें देने वाला है जापान। और चौथा देश कौन देगा, तो साउथ कोरिया, ठीक है, कौन देगा, तो साउथ कोरिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया इसमें फंड देने वाले हैं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बैठक कहाँ हो रही है, तो इनकी बैठक हो रही है सिंगापुर में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने को उपलब्धि हासिल करने वाले, तो 1000 दिन अंतरिक्ष में पूरा करने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो ओलिगो कोनोनेंको हैं। कौन है, पहले व्यक्ति हैं ओलिगो कोनोनेंको हैं, और इनका संबंध पूछे किस देश से है, तो ये रूस के हैं। तो 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, ओलेग जो है ओलेग
कोनोनेंगो बन गए हैं। कोनोनेंगो जो है ये बन गए हैं। इन्होंने अभी अंतरिक्ष में कितना दिन बिताया है, तो 1000 दिन इन्होंने बिताया है, यानी कि लगभग 2.5 साल। ठीक है, 2.5 साल इन्होंने कहाँ बिताया है, तो 2.5 से 3 साल जो है ये कहाँ बिताए हैं, अंतरिक्ष में बिताए हैं। और ऐसा ही करने वाले कि ये विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं, ये आपको याद रख लेना है। और इनका संबंध पूछे किस देश से है, तो ये रूस से हैं। कहाँ से संबंधित है, तो ये रूस से संबंधित हैं। और ये रूस के क्या हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं। क्या हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं। लेकिन रूस में अगर पूछें कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यात्री ना बोलकर क्या बोलते हैं, तो रूस में जो है अंतरिक्ष यात्री को कॉस्मोनॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्मोनॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्मोनॉट बोलते हैं। ये आपको याद रख लेना है। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो ये कौन है, तो ये हैं ओलेग कोनोनेंगो है, ये आपको याद रख लेना है। अगर बात करें कि चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन बनने वाली हैं, तो चांद पर जाने वाली पहली महिला बनने वाली हैं क्रिस्टीना कोच। कौन बनने वाली हैं, क्रिस्टीना कोच बनने वाली हैं। और ये किस देश की हैं, तो ये यूएसए की हैं। तो क्रिस्टीना कोच हैं जो कि कहाँ की हैं, यह यूएसए की हैं, ये आपको याद रख लेना है। और ये किस मिशन के तहत चांद पर जाने वाली हैं, तो आर्टेमिस मिशन के तहत ये जाने वाली हैं। किस मिशन के तहत, तो आर्टेमिस मिशन के तहत जाने वाली हैं। और ये मिशन किसने शुरू किया है, तो ये भी यूएसए ने शुरू किया है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो कुछ महत्वपूर्ण देशों के स्पेस एजेंसी के बारे में देख लेते हैं। जैसे रॉसकॉस्मॉस अगर पूछे ये किस देश की स्पेस एजेंसी है, तो यह रूस की है। जाक्सा कहाँ की है, तो यह जापान का है। और नासा कहाँ का है, तो यह यूएसए का है। और इसरो कहाँ का है, तो यह अपने इंडिया का है। तो ये 4 स्पेस एजेंसियों के बारे में भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में पुनः सक्रिय हुआ किलौआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो अभी जो है किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। और इसका संबंध अगर पूछे किस द्वीप से है, तो इसका संबंध है हवाई द्वीप से यह संबंधित है। ठीक है, तो यूएसए का एक प्रांत है। यूएसए में टोटल कितने प्रांत हैं, तो 50 प्रांत हैं, जिनमें से हवाई द्वीप पर भी किसका अधिकार है, तो यूएसए का अधिकार है। तो किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। और हवाई द्वीप अगर पूछे किस देश का है, तो यह यूएसए का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें अभी फिलहाल में क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है, ये आपको याद रख लेना है। और इसी हवाई द्वीप पर एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है मोना लोआ। क्या नाम है, मोना लोआ ज्वालामुखी है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यूएसए। अब कुछ महत्वपूर्ण देशों में जो ज्वालामुखी स्थित हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे है इरेबस। इरेबस जो है कहाँ पाया जाता है, तो यह जो है अब इसे जो है स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी भी कहते हैं। तो इसे जो है क्या कहते हैं, इसे स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी भी कहते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाया जाता है। और इसके बाद अगर बात करें, अभी जो है फिलहाल कुछ दिनों पहले ईबू और मेरापी दोनों ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ है। और ये दोनों ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं, तो इंडोनेशिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो दोनों को आपको याद रख लेना है, माउंट ईबू और माउंट मेरापी। नेक्स्ट है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली जो है यह कहाँ पाया जाता है, तो यह भूमध्य सागर के आसपास मतलब भूमध्य सागर में पाया जाता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं स्ट्राम्बोली को। ठीक है, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोलते हैं, स्ट्राम्बोली को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी और इसके साथ साथ अगर देखें तो चिम्बाराजो, ये दोनों ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं, तो इक्वाडोर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो ये इक्वाडोर में पाए जाते हैं। इसके बाद है बैरन। तो बैरन ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाया जाता है। और यह भारत का एकमात्र सक्रिय यानी एक्टिव वोल्केनो है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन है। भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी अगर पूछे कौन सा है, तो नारकोंडम है। विसुवियत यह कहाँ पाया जाता है, तो यह इटली में पाया जाता है। तो विसुवियत कहाँ ज्वालामुखी पाया जाता है, तो यह पाया जाता है इटली में। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन है। तो सबसे कम उम्र में जीतने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है, तो इसका सही जवाब नाम हो जाएगा, इनका सही नाम हो जाएगा प्रियंका जारकीहोली जी। ठीक है, प्रियंका जारकीहोली जी ये जो है सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद बनी है। अभी आप सभी को पता है कि 18वीं लोकसभा चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव हो रहा मतलब हो गया है और इसका रिजल्ट भी आ गया है। और यह जो है 18वीं लोकसभा चुनाव कितनी सीटों के लिए हो रहा था, तो 443 सीट के लिए यह चुनाव हो रहा था। ठीक है,
और इसमें पूछे कि निर्विरोध कौन चुने गए थे, यानी कि रिजल्ट तो कब आया था, तो 4 जून को जो है रिजल्ट आया था। लेकिन जो है एक सीट ऐसा था जिस पर जो है पहले से ही क्या हुआ, मतलब वहाँ पे क्लियर हो गया कि ये जो है निर्विरोध चुने गए हैं। तो ये सूरत सीट से चुने गए थे और उनका नाम क्या है, मुकेश दलाल। निर्विरोध चुने गए हैं, उनका नाम क्या है, मुकेश दलाल है, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। और अभी जो है 18वीं लोकसभा के लिए पहली आदिवासी महिला जो सबसे कम उम्र की चुनी गई हैं, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है प्रियंका जारकीहोली। और इनका उम्र पूछे कितने वर्ष की हैं, तो ये 27 साल की मात्र हैं। ये आपको याद रख लेना है। और ये किस क्षेत्र से चुनी गई हैं, तो चिक्कोडी कहाँ से चुनी गई हैं, चिक्कोडी क्षेत्र से चुनी गई हैं। और यह क्षेत्र किस राज्य में है, तो यह कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये कहाँ है, कर्नाटक में है। तो कर्नाटक से चुनी जाने वाली पहली महिला आदिवासी सांसद जिनका उम्र सबसे कम है, यानी 27 साल में ये चुनी गई पहली आदिवासी महिला है, उनका नाम है प्रियंका जारकीहोली। आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर बात करें, ये है प्रियंका जारकीहोली, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो ये कौन है, प्रियंका जारकीहोली जी हैं। अगर बात करें कि सबसे बड़ी जीत से 18वीं लोकसभा में किसने जीता है, तो उनका नाम हो जाएगा शंकर लालवानी जी। कौन है, तो शंकर लालवानी जी हैं। ये आपको याद रख लेना है। और ये किस क्षेत्र से जीते हैं, तो ये इंदौर से जीते हैं। कहाँ से, इंदौर से जीते हैं। इंदौर यानी मध्य प्रदेश से ये जीते हैं। लगभग 12 लाख वोटों से, 11.75 लाख वोटों से जीते हैं, मध्य प्रदेश से जीते हैं, ठीक है। वहीं पूछे सबसे छोटी जीत से किसने जीता है, तो मात्र 48 वोटों से जीते हैं। कौन जीते हैं, तो इनका नाम हो जाएगा रविंद्र दत्तारक। क्या नाम हो जाएगा, रविंद्र दत्तारक इनका नाम हो जाएगा। और ये कहाँ से जीते हैं, तो ये महाराष्ट्र से जीते हैं। महाराष्ट्र से जीते हैं, कितने वोटों से, मात्र 48 वोटों से जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखें तो हाल ही में चर्चा में रहे कर्नाटक का सारावती घाटी अभ्यारण्य का संबंध किससे है। तो सारावती घाटी अभ्यारण्य का संबंध किससे है, तो इसका जो है बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, लेकिन किसी न किसी अभ्यारण्य में जो है कोई न कोई एक जानवर मेन होता है और उसी के कारण जो है वह अभ्यारण्य जाना जाता है। तो सारावती घाटी अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है, तो शेर पूंछ वाले मैकांक बंदर के लिए जाना जाता है, ठीक है। और यह पूछे यह सारावती घाटी अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह कर्नाटक में है। यह आपको याद रख लेना है। और यह किसके लिए जाना जाता है, तो यह अभ्यारण्य जाना जाता है LTM का मतलब होता है, LTM के लिए जाना जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, L से होता है लायन, T से हो जाएगा टेल्ड यानी पूछ, और M से हो जाएगा मेकांक, ठीक है। तो लायन टेल्ड मेकांग के लिए जाना जाता है सारावती घाटी अभ्यारण्य जाना जाता है, ठीक है। यानी कि एक शेर पूंछ वाले बंदर के लिए जाना जाता है। और अभी हाल ही में जो है LTM की यानी कि मेकांक बंदर की जो है काउंटिंग हुई है, यानी इनका जो है जनगणना किया गया है। और इनकी टोटल संख्या कितनी बताई गई है, तो मेकांक बंदर की सारावती घाटी अभ्यारण्य में इनकी टोटल संख्या बताई गई है 730। और ये जो पूछे कि सारावती घाटी अभ्यारण्य अगर पूछे किस क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि जो ये बंदर है किस रीजन में पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, तो एक तो तमिलनाडु आता है, दूसरा कर्नाटक आता है, और तीसरा जो है केरल आता है, ठीक है। तो ये 3 क्षेत्रों में ये बंदर पाए जाते हैं। और किस प्रकार के, शेर पूंछ वाले मैकांक बंदर के लिए यह जाना जाता है। आप देखेंगे शेर पूंछ यानी कि शेरों की तरह इनका पूंछ होता है, तो इसीलिए इन्हें जो है शेर पूंछ वाले मैकांक बंदर कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, प्रश्न हमारा 10वां, हाल ही में UN के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डॉट को सम्मानित किया गया है। तो किसका पुरस्कार है, UN का एक पुरस्कार है जिसका नाम है WSIS 2024, ठीक है। तो यह अवार्ड है WSIS चैंपियन पुरस्कार है। और यह किसके द्वारा दिया जाता है, तो UN के द्वारा दिया जाता है। यह कैसा अवार्ड है, तो यह एक चैंपियन अवार्ड है। और अगर पूछे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है विश्व सूचना समाज शिखर, इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, विश्व सूचना समाज शिखर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसके लिए अगर पूछे कि इसकी बैठक अभी हाल ही में कहाँ की गई है, तो इसकी बैठक अभी की गई है जिनेवा में। कहाँ की गई है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसकी बैठक का आयोजन किया गया है। यहीं पर जो है
WSIS अवार्ड जो है UN के द्वारा दिया गया है और किसे दिया गया है, तो C.DOT को दिया गया है। ये आपको याद रख लेना है। और ये कहाँ की कंपनी है, तो यह इंडिया की कंपनी है। ठीक है, तो कहाँ की कंपनी है, यह इंडिया की कंपनी है, ये आपको याद रख लेना है। और अगर पूछे कि इसका कार्य क्या है, तो C.DOT का कार्य क्या है, तो दूर संचार को बेहतर करना, दूर संचार की श्रेणी में क्रांति लाना या फिर बेहतर करना इसका कार्य है। और इसकी स्थापना पूछे कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, WSIS चैंपियन पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो C.DOT को मिला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो किसे मिला है, तो C.DOT विंस यूएंस WSIS 2024 चैंपियन अवार्ड्स मिला है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अब हम देख लेंगे, हमारा 10 करंट अफेयर क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं 8 जून के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को। आज लल्लन टॉप बहुत मतलब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, लल्लन टॉप क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन जाती। आज का हमारा प्रश्न है पहला, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 7 जून को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कब मनाया जाता है, तो 7 जून को मनाया जाता है विश्व सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 जून को मनाया जाता है। और पहली बार इसकी मनाने की घोषणा कब की गई थी, तो 2018 में पहली बार इसकी मनाने की घोषणा की गई थी, आपको याद रख लेना है। और इस बार इसकी थीम पूछे क्या रखी गई है, तो इसकी थीम रखी गई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने में क्योंकि बहुत बड़ा इसकी थीम है, तो फूड सिक्योरिटी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड, क्या है, अनएक्सपेक्टेड इसका मतलब थीम हो जाएगा। तो फूड सिक्योरिटी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड इसकी थीम रखी गई है। और पहली बार कब मनाने की घोषणा की गई थी, तो 2018 में मनाने की घोषणा की गई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, कब मनाने की घोषणा की गई थी, तो 2018 में, तो ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, तो 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें कि जो है वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर पूछे कि इसका जो है क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर के दिन एक संगठन की स्थापना होती है जिसका नाम है FAO, यानी खाद्य और कृषि संगठन। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है रोम, इटली में इसका मुख्यालय है, ये आपको याद रख लेना है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 45 नहीं 95, तो 16 अक्टूबर 1995 को FAO की स्थापना की जाती है, ये भी आपको याद रख लेना। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत में जो है फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था, तो भारत में जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था, तो 2013 को आया था। कब आया था भारत में, तो आया था 2013 में। कब भारत में आया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न है हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब किसने हासिल किया है, तो अभी हाल ही में जो है एप्पल को पिछाड़ कर एक दूसरी कंपनी दूसरे नंबर पर आ गई है जिसका नाम है एनवीडिया। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, एनवीडिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी अगर पूछें कौन है, तो विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है यह विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी है। और कहाँ की है, तो यह USA की कंपनी है। अगर पूछे इसका जो है मार्केट वैल्यू या फिर इसकी जो है टोटल मतलब इसका टोटल जो वो होता है कलेक्शन कितना है, तो इसका टोटल कलेक्शन है $3.14 ट्रिलियन। कितना है, तो $ट्रिलियन जो है इसकी टोटल जो है संपत्ति है। अगर वही बात करें कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट और दूसरे नंबर पर कौन आ गया है, तो एनवीडिया आ गया है। कौन आ गया है, एनवीडिया दूसरे नंबर पर आ गया है। और अगर पूछे कि जो है यह कहाँ की है, तो ये भी USA की कंपनी है, ये आपको याद रख लेना है। और अगर पूछे कि इसका कार्य क्या है, तो यह कार्य क्या है इसका, तो सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर चिप होते हैं उसका निर्माण करना इसका कार्य है। और यह जो है अगर पूछे कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, तो इसकी टोटल वैल्यू है $3.06 ट्रिलियन। ठीक है, $ट्रिलियन जो है इसकी टोटल वैल्यू है, कितनी है, तो
3.06 है, और जबकि अगर पूछे माइक्रोसॉफ्ट की कितनी है तो 3.14 ट्रिलियन है। ये हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट को ही बहुत जल्दी पीछे छोड़ दे, ठीक है। तो अभी जो है ये तीसरे नंबर पर थी, लेकिन ये दूसरे नंबर पर किसको रिप्लेस करके आई है, तो एप्पल को जो है ये रिप्लेस करके ये दूसरे नंबर पर आ गई है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, दूसरी मूल्यवान कंपनी कौन बनी है, तो एनवीडिया बनी है। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये है एनवीडिया कंपनी कहाँ की है, यूएसए की कंपनी है। अब कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं कि भारत का रैंक इसमें क्या है। तो जैसे प्लास्टिक कुप्रबंधन यानी कि जो प्लास्टिक मैनेजमेंट है, इसमें जो है अगर पूछे सबसे खराब प्रदर्शन किसका है, तो चीन का है। यानी कि पहले नंबर पर चीन है प्लास्टिक कुप्रबंधन में, और दूसरे नंबर पर कौन है, तो इंडिया है। तो प्लास्टिक कुप्रबंधन श्रेणी में अगर पूछा जाए इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है सेकेंड। और यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो थर्ड जो है भारत की रैंक है। और इसमें अगर पूछे पहला स्थान किसका, यूएसए का, दूसरे नंबर पर किसका है, चीन का, और तीसरे नंबर पर है इंडिया का। फायर पावर इंडेक्स में अगर पूछे भारत की रैंक कितनी है, तो 4 है। कितनी है, तो 4 है। अगर पूछे पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर चीन और चौथे नंबर पर भारत है। यानी कि किस देश की आर्मी कितनी मजबूत है। साइबर अपराध में पूछे भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक है 10। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक है 93 है। वहीं पर्यटन और यात्रा सूचकांक में अगर देखें तो यात्रा और पर्यटन सूचकांक में देखें तो भारत की रैंक कितनी है, 39 है। भूखमरी सूचकांक में अगर पूछे भारत की रैंक कितनी है, तो भूखमरी में भारत की रैंक है 111, जबकि 2023 में कितना था, तो 107 था। जेंडर इनक्वालिटी गैप जो है अगर पूछे इसमें भारत की रैंक कितनी है, तो 108 है। और यह जो है किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो यूएनडीपी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक जो है अगर पूछे इसमें भारत की रैंक कितनी है, तो 134 है। 134 भारत की रैंक है। और यह रिपोर्ट अगर पूछे कौन जारी करता है, तो मानव विकास सूचकांक यानी HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएनडीपी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। खुशहाली और शांति सूचकांक इन दोनों श्रेणियों में अगर पूछे कि भारत की रैंक कितनी है, तो 126 है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127। और यह रिपोर्ट अगर पूछे कौन जारी करता है, तो WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर पूछे भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक है 161। ये कब था, तो 2023 में था, ठीक है। कब था, तो 2023 में था। लेकिन अब पूछे कि 2024 में कितनी रैंक है, तो 159। तो ये किस में है, तो 2024 में भारत की रैंक है प्रेस फ्रीडम में 159 है। और 2023 में कितना था, तो 161 था, ठीक है। तो ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स में स्थान हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है तीसरा। हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुई है। तो अब अगर कोई बोले ले चलो मुझे तारों के शहर में, तो भारत में इस तरह की जो है एक कह सकते हैं क्या, एक टूरिज्म पहल की स्थापना कर दी गई है जिसका नाम है नक्षत्र सभा, ठीक है। यानी कि जो कोई अंतरिक्ष से संबंधित अगर अंतरिक्ष के बारे में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, अगर उनको घूमना हो तो कहाँ जाएंगे, तो उत्तराखंड में जाएंगे। तो क्योंकि नक्षत्र सभा की स्थापना कहाँ की गई है, तो इसका आयोजित किया गया है उत्तराखंड में। यानी एस्ट्रो टूरिज्म का मतलब होता है कि जो खगोल शास्त्र यानी कि आपको चांद तारे सितारे देखना हो तो आप अब जाएंगे कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। और भारत की यह जो है क्या है, यह भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल है, ठीक है। एस्ट्रो टूरिज्म पहल है, ये आपको याद रख लेना है। और कहाँ पर इसको स्थापित किया गया है, मसूरी में स्थापित किया गया है, जो कि उत्तराखंड का एक ज़िला है। और अभी जो है मसूरी के साथ साथ जो है कुछ और जो है ज़िलों में शुरू किया जा रहा है उत्तराखंड के। तो आपको याद रखना है। और इसमें आप सभी को मतलब आप जाएंगे तो आपको इसमें जो है दिन हो या रात आप सभी को इसमें आकाशगंगा दिखाई देगा, ग्रह दिखाई देगा और चांद सारे दिखाई देंगे। इसमें आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, शूटिंग कर सकते हैं। तो ये सभी आप परमिशन लेके कर सकते हैं। तो भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह उत्तराखंड में हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कहाँ पे शुरू किया गया है, नक्षत्र सभा, तो यह उत्तराखंड में शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न हमारा चौथा। हाल ही में 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा है। तो 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन ए SBI, यानी कौन सा हो जाएगा, तो SBI जो है यह पहला म्यूचुअल फंड बन गया है जो कि 10 या क्या बन गया है, तो यह एक म्यूचुअल फंड बन गया है जो 10 ट्रिलियन डॉलर को 10 ट्रिलियन रुपए को पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बन गया है। तो भारत का अगर पूछे पहला म्यूचुअल फंड जो 10 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है, तो उसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, SBI हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो SBI हो जाएगा। यहाँ पे आया है ट्रिलियन शब्द, तो ट्रिलियन से पहले देख लेते हैं कि 1 मिलियन में कितना अगर पूछे रुपए होते हैं, तो आप सभी को पता है 10 लाख रुपए होते हैं। ठीक है, कितना होते हैं, तो 10 लाख रुपए होते हैं, ये आपको याद रख लेना है। अगर वही बात करें कि अगर इसमें जो है पावर में देखा जाए, तो इसमें जो होता है 1 मिलियन में कितना हो जाएगा, तो 10 की पावर 6, और वहीं अगर बिलियन में पूछे कितना हो जाएगा, तो 10 की पावर 9, और वहीं ट्रिलियन में पूछे कितना हो जाएगा, तो 10 की पावर 12, तो 10 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। तो 10 ट्रिलियन रुपए का जो है, ट्रिलियन रुपए का म्यूचुअल फंड हाउस पार करने वाला कौन बना है, तो SBI बना है, ये आपको याद रख लेना है। अगर पूछे जो है अब कि इस बार जो है SBI ने अपना टैग लाइन क्या रखा है, तो ए पार्टनर फॉर लाइफ, इसकी जो है टैग लाइन है, ये आपको टैग लाइन जरूर याद रखना है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा SBI। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, तो प्रश्न हमारा 5वां कौन सा प्रश्न है, तो 5वां प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है, तो कौन सा है, तो एक तो है नागी और दूसरा है नकटी। तो ये दोनों जो है किस सूची में शामिल किए गए हैं, रामसर सूची में शामिल किए गए हैं। और ये दोनों अगर पूछे कि अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार में है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में हम पूरा जब से रामसर साइट हुआ है उससे लेकर अभी तक सारे प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, तो अगर पूछे रामसर साइट जिसे आर्द्रभूमि सम्मेलन कहते हैं, यानी कि आर्द्रभूमि, इसका अगर पूछे कि पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो इसकी पहली बैठक हुई थी ईरान में। कहाँ हुई थी, ईरान में इसकी पहली बैठक हुई थी। ध्यान से सुनेंगे क्योंकि लिखने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम बोलने पर देते हैं। तो रामसर साइट्स के लिए पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो ईरान में हुआ था। और कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ठीक है, तो इसकी पहली बैठक हुई थी 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर कन्वेंशन कहाँ पर हुआ था, ईरान में हुआ था। और अगर जगह पूछे तो रामसर एक जगह है ईरान में, यहाँ पर इसकी बैठक हुई थी। ठीक है, जो कैस्पियन सागर है, या अगर पूछे कि यह किस देश से सीमा बनाता है, तो यह ईरान से सीमा बनाता है, ये आपको याद रखना है। तो ईरान के जो है कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है, जो कि कैस्पियन सागर अगर पूछे यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है, ये आपको याद रख लेना है। जो ये रामसर साइट हुआ था, मतलब रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, यह प्रभावी कब हुआ था, तो यह प्रभावी हुआ था 1975 को यह प्रभावी हुआ था। और इसमें पूछे भारत कब शामिल हुआ था, तो भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 को भारत शामिल हुआ था। तो ध्यान से देखेंगे, प्रभावी वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है और ये भी पूछा जाता है, और भारत कब शामिल हुआ, तो तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें कि सबसे ज़्यादा अगर पूछे रामसर साइट जो है किस देश में है, तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट है वर्तमान में UK यानी ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा है। और कितना है रामसर साइट, तो 175 रामसर साइट है, ये आपको याद रख लेना है। अगर वहीं पूछे कि भारत में जो है कुल कितनी रामसर साइट है, तो भारत में 82 रामसर साइट है। और इसमें अभी जो है अगर पूछे राज्य में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो राज्य में अगर पूछे सबसे ज़्यादा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो यह T फॉर तमिल N से हो जाएगा नाडु। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, और कितना है, तो 16 रामसर साइट है। दूसरे नंबर पर पूछे कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो हमारा सही जवाब अगर देखें क्या हो जाएगा, तो मैंने बता दिया कि अभी फ़िलहाल जो है सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। और अभी जो है 2 पक्षी अभ्यारण्य, एक तो नागी और दूसरा नकटी, ये जो है कहाँ के हैं, तो ये बिहार के हैं, ये आपको याद रख लेना है। और ये दोनों जो है अगर पूछे किस ज़िले में है बिहार के, तो ये दोनों जमुई ज़िले में है। कहाँ है, जमुई ज़िले में है। तो ये दोनों को अभी जो है फिलहाल कहाँ पे शामिल किया गया है, रामसर सूची में शामिल किया गया है। ये दोनों आपको याद रख लेना है। तो भारत में टोटल कितनी हो जाएंगी, 82 रामसर साइट हो जाएंगी। पहले नंबर पर इंग्लैंड है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर हैं, तो भारत में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ा सा जूम करके और अच्छे से समझा देते हैं। भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर हैं, तो भारत में कुल जो है
अभी वर्तमान में 42 विश्व धरोहर हैं, जिनमें से अगर पूछे 42 में से 34 क्या है, सांस्कृतिक धरोहर हैं। और इसके बाद जो है 7 जो है क्या है, तो 7 जो है प्राकृतिक धरोहर हैं, 7 जो है प्राकृतिक धरोहर हैं। और इसके बाद जो है कितना बचता है, एक बचता है जो कि क्या है, मिक्स यानी मिश्रित है, जो कि कौन सा है, तो कंचनजंगा, जो कि उड़ीसा में है, सिक्किम में है। ठीक है, तो भारत में कुल कितनी यूनेस्को विश्व धरोहर हैं, तो 42 हैं, जिनमें से 34 सांस्कृतिक है और 7 जो है प्राकृतिक है और एक जो है मिक्स है, जो कि कंचनजंगा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। टोटल कितनी है, तो 42 है। नेक्स्ट अगर देखें तो भारत में यूनेस्को अमूर्त विरासत कितनी है, तो अमूर्त विरासत भारत में वर्तमान में टोटल कितनी है, तो 15 है। इसमें पूछे नवीनतम कौन सा है, तो नवीनतम है गरबा डांस, जो कि कहाँ का है, यह गुजरात का है। और 14वें नंबर का पूछे कौन सा था, तो दुर्गा पूजा था, जो कि कहाँ का है दुर्गा पूजा, तो वेस्ट बंगाल का था। कहाँ का था, वेस्ट बंगाल। तो 14वें क्रम का दुर्गा पूजा है, 15वें नंबर का गरबा डांस है, ये आपको याद रख लेना है। इसी में जो है अमूर्त धरोहर में ही कालबेलिया डांस को भी शामिल किया गया है। तो कालबेलिया डांस को शामिल किया गया है, जो कि राजस्थान का एक डांस है। और यह कब शामिल किया गया था, तो 2010 में शामिल किया गया था। तो बिहार में 2 अभ्यारण्य शामिल किए गए, रामसर साइड बना दिए गए हैं। एक तो नागी बना दिया गया है, दूसरा नट्टी बना दिया गया है, ये आपको याद रख लेना है। और किस जिले में बनाया गया है, तो जमुई जिले में बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न है हमारा, चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, तो 2024 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 65.79% मतदान हुआ है। तो 18वीं लोकसभा चुनाव जो है आप सभी को पता है, यह 18वीं लोकसभा चुनाव जो है अभी हाल में समाप्त हुआ है, ये आपको याद रख लेना है। और यह कितने चरणों में हुआ था, तो 7 चरणों में यह जो है चुनाव हुआ था। कितने चरणों में, तो 7 चरणों में यह चुनाव हुआ था। और इसका फाइनल रिजल्ट कब आया था, तो 4 जून को इसका फाइनल रिजल्ट आया है। ठीक है, और इसमें अगर पूछे कि कुल कितना मतदान हुआ है, तो कुल अगर मतदान की बात करें, कुल मतदान कितना हुआ है, तो 65.79% जो है टोटल मतदान हुआ है। जबकि पूछे 2019 में कितना हुआ था, 2019 में हुआ था 67.40% हुआ था 2019 में सबमिट किया। कितना हुआ था, तो एक बार फिर से देखते हैं। तो 2024 में कितना हुआ है, तो 65.79 हुआ, जबकि 2019 में कितना हुआ था, तो 67.40% हुआ है, ये आपको याद रख लेना है। यानी कि 2% की कमी देखी गई है 2024 में। और ऐसा क्यों कमी देखा गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बताया है कि इस साल जो है गर्मी ज़्यादा थी, या फिर जो बीजेपी ने आंकड़ा अपना बताया था कि 400 पार, ये सोचकर लोग जो हैं बोले 400 पार तो हो ही जाएगा, इसलिए लोग इस उम्मीद में नहीं गए कि 400 पार हो जाएगा। और दूसरा जो है क्या है कि चुनाव आयोग ने ये वाला मुद्दा बताया है कि इस साल जो है ज़्यादा गर्मी हुई थी, तो इसलिए जो है लोग अपने घरों से निकलने में असुविधा महसूस कर रहे थे। इसलिए बताया गया है कि 2029 में जो लोकसभा चुनाव होंगे 2029 में, वो जो है फरवरी मार्च में करा दिए जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें कि जो है सबसे ज़्यादा, अगर पूछे कि लोकसभा का चुनाव कहाँ पे हुआ है, तो सबसे ज़्यादा देखेंगे, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है और सबसे कम कहाँ पे हुआ है, ये दोनों देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा हुआ है लक्षद्वीप में। कहाँ हुआ है, लक्षद्वीप में कितना प्रतिशत, तो 84% जो है लक्षद्वीप में देखा गया है। और दूसरे नंबर पर पूछे राज्य में, अगर ये तो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, अगर राज्य में पूछे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, तो असम में हुआ है। वहीं सबसे कम अगर पूछे कहाँ पे हुआ है, तो सबसे कम हुआ है बिहार में। ठीक है, कहाँ पर हुआ है, बिहार में हुआ है। कितना प्रतिशत हुआ है, तो 56% हुआ है, ये आपको याद रख लेना। और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में हुआ है कितना, 57%। तो ये आंकड़ा भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, तो 65.79% हुआ है, ये आपको याद रख लेना है। अगर पूछे कि कुल मतदाताओं में जो है पुरुष कितने मतदान किए हैं और महिला कितने किए हैं और कुल मतदान कितना हुआ है, ये सभी जो है हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं मतदाताओं में पुरुष मतदाता कितने थे, तो 65.80% जो है पुरुषों ने वोट किया है, जबकि महिलाओं ने कितना किया है, तो 65.78% जो है महिलाओं ने किया है। अगर काश यही जो है महिलाओं और पुरुषों में जो है साक्षरता देखी जाए तो देश काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मतदाताओं में याद रखेंगे दोनों का डाटा। अगर पूछे टोटल कितना मतदान हुआ है,
तो जो है 64.2 करोड़ मतदान हुआ है। कितना? करोड़। ये प्रतिशत में नहीं है, ध्यान देंगे, ऊपर वाला जो डाटा था वो प्रतिशत में था, ये करोड़ में है, जो कि अब तक जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न हमारा 7वां। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कितना निर्धारित किया है? तो रेपो रेट का मतलब, रेपो रेट जो है लाया कब जाता है, क्यों लाया जाता है? क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट का लाया जाता है। इसके लिए जो है एक समिति की स्थापना की गई है, जिसे कहते हैं एमपीसी, यानी मौद्रिक पॉलिसी कमेटी, यानी मौद्रिक नीति समिति जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको याद रख लेना है, मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की गई थी। और इस समिति में पूछे कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। इसमें जो है 3 सदस्य जो है कहाँ से आते हैं और 3 सदस्य कहाँ से आते हैं? तो 3 सदस्य जो है ये गवर्नमेंट के होते हैं, और यहाँ पे जो है 3 सदस्य जो होते हैं कहाँ से होते हैं? तो ये आरबीआई के होते हैं। ठीक है, और जो है एमपीसी का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो आरबीआई गवर्नर होते हैं। ठीक है, आरबीआई गवर्नर, जो कि वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि आरबीआई के अध्यक्ष होते हैं, वही एमपीसी के अध्यक्ष होते हैं। ये आपको याद रख लेना है। तो टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। इसको जो है अगर पूछे, एमपीसी को जो है यानी कि मौद्रिक नीति समिति ने एक जो है संगठन बनाया है, जिसका यानी कि जो एक संगठन बनाया है, जिसे मतलब कि मुद्रास्फीति यानी कि जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एमपीसी का गठन किया गया है। किसके लिए एमपीसी का गठन किया गया है? तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसके लिए जो है एक थ्योरी दिया गया है 4+-2, यह इसकी एक थ्योरी दी गई है। और यह थ्योरी अगर पूछे किसने दिया है, तो उर्जित पटेल ने दिया है। किसने? तो उर्जित पटेल समिति ने दिया था, ये आपको याद रख लेना है। और इसमें इससे मुद्रास्फीति में बताया गया है कि महंगाई को जो है कितने के बीच रखना है? तो 2% से ज़्यादा, मतलब कम महंगाई नहीं होनी चाहिए, और इसके बाद 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो है महंगाई 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। और इस बार अगर पूछे कि जो एमपीसी है, एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समिति है, ये अपनी रिपोर्ट जो है 1 साल में कितनी बार प्रस्तुत करता है? तो 6 बार प्रस्तुत करता है, यानी कि हर महीने जो है हर दूसरे महीने में 1 बार अपनी रिपोर्ट जारी करता है। और इसने अभी हाल ही में अपना रेपो रेट कितना निर्धारित किया है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो 6.50 यह अपना जो है क्या निर्धारित किया है? रेपो रेट निर्धारित किया है। तो यानी कि पिछले बार मतलब 2 महीने पहले भी इसका रेपो रेट इतना ही था, और अभी भी इसका रेपो रेट इतना ही है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन हैं? तो आप सभी को पता है 600 छक्के लगाने वाले उपलब्धि कौन हासिल कर लिए हैं? तो रोहित शर्मा हासिल कर लिए हैं, ये आपको याद रख लेना है। और किस श्रेणी में 600 छक्के लगाए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है 600 छक्के लगा दिए हैं रोहित शर्मा। और ऐसा करने वाले ये विश्व के पहले बल्लेबाज बन जाते हैं। ठीक है, तो विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा, ये आपको याद रख लेना है। और अगर पूछे कि जो ये 600 छक्का लगाए हैं अभी जो है किसके खिलाफ लगाए थे? तो यह आयरलैंड के खिलाफ लगाए थे। किसके खिलाफ? आयरलैंड के खिलाफ लगाए थे, ये आपको याद रख लेना है। अगर पूछे कि दूसरे नंबर पर छक्के लगाने में कौन है? तो क्रिस गेल हैं। कौन है? क्रिस गेल हैं, जो कि इन्होंने कुल कितने छक्के लगाए हैं? तो 553 छक्के लगाए हैं। और इनकी जो बुक है, इनकी बुक का क्या नाम है? तो 6 मशीन इनकी बुक का नाम है। ठीक है, 6 मशीन जो है इनकी बुक का नाम है, ये आपको याद रख लेना है। तो सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगा दिए हैं? रोहित शर्मा ने लगाए हैं, ये आपको याद रख लेना है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। अभी जो है कल जो है फीफा क्वालिफाइंग मैच खेला जा रहा था, और इसका अगर पूछे आयोजन कहाँ किया गया था? तो साल्ट लेक स्टेडियम में। कहाँ पर? साल्ट लेक स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। और यह स्टेडियम कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल यानी कलकत्ता में है, ये आपको याद रख लेना है। और इसमें जो है फाइनल मुकाबला जो है क्वालिफाइंग के लिए, फीफा क्वालिफाइंग के लिए किसके बीच में खेला जा रहा था? तो इंडिया और कुवैत के बीच में खेला जा रहा था। इसमें जो है अगर पूछे कि दोनों ने कितना गोल किया है? तो इंडिया ने 0 किया है गोल, और जो है कुवैत ने 0 किया है। तो दोनों ने कितना किया है? 0 गोल किया है। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है तो ये मैच था, ये हॉकी का मैच था। इसमें जो है सुनील छेत्री जो कि भारत के हॉकी प्लेयर हैं, इन्होंने अभी इसी मैच में जो है क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। ठीक है, इसी मैच में इन्होंने क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सुनील छेत्री जी अभी जो है हाल ही में किस स्टेडियम में
खेलने के बाद अपने खेल से संन्यास ले लिए हैं। तो सॉल्ट लेक स्टेडियम से संन्यास ले लिए हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखें तो 9वां प्रश्न है, हाल ही में प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसरो ने विकसित किया है। तो प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? तो यह विकसित किया है इसरो ने। किसने? इसरो ने इसका निर्माण किया है। और कहाँ पर किया है? तो यह किया गया है VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में इसका निर्माण किया गया है, जो कि कहाँ पे है? तो यह तिरुवनंतपुरम केरल में है। तिरुवनंतपुरम केरल में यह स्पेस सेंटर है। यहाँ पर जो है क्या होता है? तो यहाँ पर जो है जो रॉकेट होता है उसका जो है डिज़ाइन तैयार किया जाता है कि यह रॉकेट, कोई भी रॉकेट किस प्रकार का डिज़ाइन किया जाएगा। यह कहाँ पे होता है? तो यह VSS सेंटर पे होता है, जो कि केरल में है, तिरुवनंतपुरम के। और यह जो है कहाँ पे है? और यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह इसरो के द्वारा किया जाता है। तो अभी जो है प्रवाह सॉफ्टवेयर इसी तरह का विकसित किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जब जो है रॉकेट जो है आकाश में भेजा जाता है तो हवाएं जो है उस पर बहुत ज़्यादा दाब डालती हैं। तो इसके लिए जो है एक स्पेशल मॉडल तैयार किया गया है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एरोडायमिक्स जो है इसको कहते हैं कि एक स्पेशल तरह का रॉकेट का निर्माण किया गया है, ताकि वो हवाओं के प्रेशर को आसानी से झेल सकें और रॉकेट जो है आसानी से ऊपर चला जाए और फिर इसको जो है काम होने के बाद इसको नीचे भी बुला लिया जाए। तो दोनों कंडीशनों में ऐसा करने के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है इसरो के द्वारा। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि प्रवाह रॉकेट है, इस क्या है? सॉफ्टवेयर है। इसको इस तरह से विकसित किया गया है ताकि ये हवा के दबाव को आसानी से चीर सके, यानी कि झेल सके, और हवा आसपास से आसानी से निकल जाए। ठीक है, इसको नुकीला बनाया गया है। तो ये आपको याद रख लेना है। कहाँ पे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है केरल में। ये मैंने बताया था, एरोडायनामिक्स इसका आकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें तो आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में दिलीप बॉस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अगर पूछे किस श्रेणी में, यह किस चीज़ के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो यह टेनिस के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है ऑप्शन सी, नरसिंह जी को दिया गया है, जो कि ये एक टेनिस के कोच थे। टेनिस के कोच थे। ये आपको याद रख लेना है। इन्हें इस बार 2024 में दिलीप बॉस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इस अवार्ड की अगर पूछे शुरुआत कब की गई थी, तो 2002 में पहली बार की गई थी। और इसमें जो है इनामी राशि कितनी दी जाती है? तो इसमें इनामी राशि दी जाती है 50,000 रुपये। इसमें जो है इनामी राशि दी जाती है। ये आपको याद रख लेना है। वहीं पे एक और प्रश्न याद रखेंगे कि पहली बार किसी महिला को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसी महिला को पहली बार दिया गया है टेनिस खेल के लिए। उनका नाम क्या है? तो रोहिणी लोखंडे हैं। कौन है? रोहिणी लोखंडे हैं। ये आपको याद रख लेना है। कौन है? लोखंडे हैं। ये आपको याद रख लेना है। ये किसके लिए दिया गया है? लोखंडे, रोहिणी लोखंडे जी को दिया गया है। और ये कौन है? तो ये टेनिस की टीचर हैं। ये आपको याद रख लेना है। तो दोनों को याद रखेंगे। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किस पुरुष को सम्मानित किया गया है? तो नरसिंह जी को सम्मानित किया गया है। और वहीं पे अगर महिला में पूछा जाए किसे किया गया है, तो रोहिणी लोखंडे जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों देख सकते हैं आप कौन है। तो ये हैं रोहिणी लोखंडे जी और उनके साथ साथ हैं नरसिंह सिंह जी। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 20 करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या आसानी से सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।